तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर हम दो वेक्टर से ए क्रॉस बी, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं हम। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बीच में क्रॉस होता है, ए क्रॉस बी ऐसे उसको रीड करते हैं। एंड यहाँ से जो क्वांटिटी आती है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे, वो भी एक कैसी क्वांटिटी रहती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, या तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज देता है हमें, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट। मान लो कोई प्लेन है, उस प्लेन में ये दो वेक्टर्स है, ठीक है। एक प्लेन है, उस प्लेन में ये दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और हमें चाहिए ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी चाहिए, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो प्लेन रहेगा जिसमें ए बी है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर हमें देगा ए क्रॉस बी। और वो कौन से डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन है, एक तो बाहर की तरफ एक डायरेक्शन है और अंदर की तरफ एक डायरेक्शन है। तो अब ये बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ, उसके लिए है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ए क्रॉस बी पूछा है, तो जो ए वेक्टर रहेगा वहां पे हम हमारे राइट हैंड को इस तरीके से रखेंगे, और ए से कहा जाना है बी, तो ए से बी की तरफ जाते वक्त मुट्ठी बंद करेंगे। तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो कहलाएगी हमारी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, लिखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट प्रोडक्ट क्या Projection रिप्रेजेंट of करता है, one vector over another vector. प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर Projection. ओवर अनदर वेक्टर। तो वैसे ही ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी को आइडिया है क्या, हो गया क्या फिजिक्स में ये, एरिया। Area of parallelogram. ठीक है। सबसे पहले तो इसी में हमने देख लिया ए क्रॉस बी क्या देगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, कौन से प्लेन के, जिसमें ए एंड बी लाई कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला पॉइंट यही लिख लेना, A cross B gives vector perpendicular to the plane of vector perpendicular to the plane containing A vector and B vector, ठीक है। तो जो A वेक्टर एंड B वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन रहेगा उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमें मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट इसमें, मान लो मैं कोई एक पैरेललोग्राम ले लेता हूं जिसमें ए एंड बी को उसके एडजेसेंट साइड्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी को उनके एडजेसेंट साइड्स ले रहे हैं, ये एंगल थीटा है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। यही एरिया होता है ना, एरिया का फॉर्मूला ये सभी लोगों को पता होगा कि दिस साइड लेंथ इनटू दिस साइड लेंथ इनटू साइन थीटा, ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है। एंड इसी को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर। अगर मैं हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लगाते, सिर्फ ए क्रॉस बी रखते, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता, एरिया वेक्टर ऑफ दिस पैरेललोग्राम, एरिया वेक्टर ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लगाते तो वो एरिया वेक्टर होता, लेकिन हमें एरिया चाहिए तो मैग्नीट्यूड लगा देंगे। तो ये जो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by vectors a vector and b vector।
एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये डायग्राम बना और उसके नीचे ये लिख देना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें अब पैरेललोग्राम के दो साइड्स के अलोंग वेक्टर्स पता होंगे तो उनकी हेल्प से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब अपना ये तो हो चुका है ना, क्या कहते हैं, साइन रूल। स्क्रीन ब्लर है क्या? क्लियर है। नो सर। क्लियर है ना? हाँ, साइन रूल हो चुका है, तो उससे इसका एक तीसरा एप्लीकेशन भी देख लो, या तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोल लो इसको। अगर ट्रायंगल है एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसके एडजेसेंट साइड्स के अलावा दो वेक्टर्स है एंड उनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एसओटी हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी हेल्प से हाफ ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा, ये उसका एरिया हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे ए बी क्या है, एक तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी सी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से इसको हम ये ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है? और हो गया? फिर फोर, और मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, वो एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स है उसमें। ठीक है, लेकिन उनके डायगोनल के अलावा हमें वेक्टर्स पता है, ये d1 वेक्टर, ठीक है, एंड ये d2 वेक्टर, एंड डायगोनल्स के बीच का एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, डायगोनल्स के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो एरिया आएगा, ये क्वाड्रिलेटरल है भी ना, पैरेललोग्राम है ना कुछ है, सिर्फ एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स के अलावा वेक्टर हमें पता है, तो उसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्या हो जाता है, हाफ AC इंटू BD इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा, हाफ, फिर उसके बाद ये डायगोनल की लेंथ, ये डायगोनल की लेंथ इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, उनके डायगोनल्स के बीच का एंगल। फिर अगर इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, पहले ये AC क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ D1, BD क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ D2, क्योंकि इसके अलावा BD के अलावा वेक्टर D2 है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा, BD की लेंथ, तो यह आ जाएगा हाफ D1 क्रॉस D2। क्लियर? और यही फॉर्मूला फिर बाद में स्क्वायर में क्या बन जाता है, D1 हाफ D1 इंटू D2, मतलब उसमें साइन थीटा फिर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल्स के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। और एनी क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करेंगे तो हाफ D1 क्रॉस D2, उनके बीच में कुछ एंगल रहेगा, तो फिर ऐसे भी। ठीक है,
क्लियर है ये? Yes, sir. तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस बी? एक तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक। फिर उसके बाद अगर हमें मान लो पैरेललोग्राम गिवन है और उसके दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, उनके अलोंग वेक्टर्स, तो एक वेक्टर है मान लो ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास मान लो ट्रायंगल है, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है और उनके बीच का एंगल, तो हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वहां से हमें उस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और अगर हम मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे तो फिर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया वेक्टर ऑफ दिस ट्रायंगल। कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है एरिया वेक्टर की, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखेंगे, एक आध क्वेश्चन आएगा कहीं पे। तो एरिया वेक्टर, ठीक है, और मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर वो एरिया आ जाएगा। और एनी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसके डायगोनल्स हमें पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 से उस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीजें याद रखनी है, फिर क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बताओ, क्या हम ए क्रॉस बी को जनरली बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या? No, sir. नहीं सर। लिख सकते हैं। जनरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? नॉट Not कम्यूटेड। commutative. नॉट कम्यूटेटिव, ध्यान रखना। क्योंकि अगर इसी डायग्राम की बात करो, ये ए एंड बी को कंटेन करने वाला प्लेन है, ए क्रॉस बी क्या आएगा? इस डायरेक्शन में, एंड बी क्रॉस सी कौन से डायरेक्शन में आएगा? अंदर वाले डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मतलब डायरेक्शन तो अलग अलग हो गई ना, तो इसकी वजह से ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग रहेगी, इसकी वजह से ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो नॉट कम्यूटेटिव, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? ये भी नोट करके लिख लो यहाँ पे। ए क्रॉस नेगेटिव बी इज इक्वल टू क्या होगा? नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस। माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, क्लियर? माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए होगा। तो ए क्रॉस बी होगा माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वहां पे एक माइनस जनरेट हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। फिर उसके बाद सेकेंड, अगर हम लिख रहे हैं ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको हम ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कैसा है? क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो लिख लेना, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। फिर उसके बाद थर्ड, अगर मान लो ए क्रॉस बी जीरो है, मीनिंग क्या होगा उसका? एंड ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर्स है, ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। Collinear vectors. यहाँ पे ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। देन A vector and B vector are collinear। तो एक को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। A vector and B vector are collinear, that is A vector is equal to lambda times of B vector।
फिर उसके बाद 4, तो यही से बताओ ये I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K की वैल्यू क्या आएगी? 0. 0। अब ये कोलिनियर क्यों हो रहा है, क्लियर है ना? क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा इनटू n कैप। अब यहाँ पे ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या, sin थीटा 0 होगा, एंड sin थीटा 0 होने का मतलब या तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री या पाई, मींस वो कैसे रहेंगे, कोलिनियर। अब वो लाइक वेक्टर्स भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो थीटा कितना आता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये फिर I क्रॉस J कितना आएगा, उसके लिए K cap. K cap. सर्कल ये रहेगा, ये I वेक्टर I कैप, ये J कैप एंड ये K कैप। इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, ये एरो दिखा रहा हूं मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। तो A एंड J का क्रॉस लेंगे तो हमें मिलेगा K, इन दोनों का क्रॉस लेने पे K मिलेगा, J और K का क्रॉस लेने पे I मिलेगा, एंड K एंड I का क्रॉस लेने पे J मिलेगा। तो इतना ध्यान रखना, I एंड J का क्रॉस लेने पे क्या मिलेगा, K। फिर उसके बाद क्या होगा, J एंड I का, J एंड K का क्रॉस लेने पे हमें मिलेगा I, एंड K एंड I का क्रॉस लेने पे हमें मिलेगा J। और अगर हम ऑर्डर उल्टी कर देते तो माइनस जनरेट हो जाएगा फिर। तो इस सर्कल को ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज देखना I J K, तो I और J का क्रॉस K देगा, J और K का क्रॉस I देगा, एंड K एंड I का क्रॉस हमें J देगा। अगर हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं मतलब जा रहे क्लॉकवाइज, तो वहां पे माइनस जनरेट होगा, तो J क्रॉस I क्या आ जाएगा, माइनस K, I क्रॉस K क्या आ जाएगा, माइनस J, K क्रॉस J क्या आ जाएगा, माइनस I। क्लियर? तो इसी की हेल्प से अगर हम मान लो ये दो वेक्टर्स है, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, B वेक्टर है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, इन दोनों का क्रॉस लेना चाहते हैं तो उन दोनों का क्रॉस जो रहेगा, इसके लिए एक डिटरमिनेंट आता है, पता भी होगा तुम लोगों को। I पहली रो में रहेगा I J K, दूसरी रो में रहेंगे A वेक्टर में I J K के कोएफिशिएंट, तो A1 A2 A3, यहाँ पे B वेक्टर वॉइस ब्रेक हो रही है। B3। क्या हो गया, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर. तो ये आएगा A क्रॉस B। लिख लिया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें किसी भी पॉइंट में। वॉइस ब्रेक, मेरे ख्याल से तुम्हारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम है शिवम? लिख लिया ये? Yes sir.
ठीक है, नेक्स्ट नोट करके 2 पॉइंट लिख लो। ये तो हो गया ये सारी चीजें क्रॉस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कि उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज एंड नोट करके 2 पॉइंट्स ये लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट, if we want vector perpendicular to the plane of if we want vector perpendicular to the plane if we want vector perpendicular to the plane containing vectors a vector and b vector and whose magnitude is 5 whose magnitude is lambda, तो बताओ उस वेक्टर को ऐसे कितने वेक्टर्स मिलेंगे, पहले तो ये बताओ। इनफाइनाइट। अबे इनफाइनाइट बोलो थोड़ा। 2 vector, मैग्नीट्यूड इज लैम्डा, कितने मिलेंगे? 2, 2। इनफाइनाइट वाला कौन था? मैग्नीट्यूड लैम्डा मेंशन करके दे रहा हूं ना मैंने, क्या सिर्फ ए क्रॉस भी बोल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर थोड़ी बोला है, परपेंडिकुलर वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड लैम्डा ये भी बोला है। तो ऐसे 2 वेक्टर्स आएंगे क्योंकि ए क्रॉस बी, मान लो ए क्रॉस बी को कंटेन करने वाला ये प्लेन है, तो उसके परपेंडिकुलर लैम्डा मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बाहर की तरफ भी आ सकता है और अंदर की तरफ भी आ सकता है। तो अगर वो वेक्टर हमें चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? पहले तो हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। तो वो क्या इस तरीके से मिलेगा, बोलो। मान लो ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा। अब ये इस प्लेन में लाई कर रहे, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक, एक यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस भी होगा, है कि नहीं, क्योंकि बाहर की तरफ भी आ सकता है अंदर की तरफ भी जा सकता है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना, लैम्डा, तो इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से वो वेक्टर हमें मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, लैम्डा, और जो क्या है ए एंड बी वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। ये क्लियर है? और हाँ, ये कल के एग्जाम में स्कोर कितना आ रहा है तुम लोगों का, ये बताओ, कल के एग्जाम का स्कोर देखे तो जरा, क्या दिए लगा के आए हो तुम लोग, बोलो जल्दी जल्दी डालो चैट बॉक्स में कितना स्कोर है। वाह वाह, 154, 183, 197, कुछ भी, रोना रोना तो कभी नहीं छोड़ेंगे, लेंथी पेपर था और ये था। 178, 157, 124, 98, 175, 154, अच्छा 149 एंड 144। तो क्या मैथ्स में कम आए क्या अंकित? yes sir, क्यों टफ था मैथ्स? लेंदी। नहीं सर। रोना अभी भी तो बंद नहीं कर रहा है, लेंथी था। ऐसा ही पेपर आएगा बेटा, ध्यान रखो, ऐसा ही पेपर आएगा मेंस का, एडवांस का तो इससे भी बेकार आएगा। तो उस टाइम पे क्या ये एक्सक्यूज लेके बैठे रहोगे, लेंथी था, टफ था, स्कोर करने वाले कर रहे हैं,
जो पढ़ता है वो स्कोर कर लेता है अच्छे से, वो ऐसे रोना कोई भी नहीं रोता है। लेन देन पिन दिन वैन फैन। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, अगले एग्जाम में अच्छा स्कोर आना चाहिए। ये नहीं कि ये 200 के नीचे दिख रहे हो सारे लोग, 200 प्लस। अभी से आदत डाल लो, फिर धीरे धीरे करके फिर 250 के आगे पहुंचोगे एंड तक। वरना फिर अभी अगर इतना आएगा तो लास्ट में फिर 200 के जस्ट ऊपर जाओगे, और 200 के जस्ट ऊपर मतलब 99% जस्ट 99.10 99 पॉइंट समथिंग ऐसा आएगा। क्या मतलब है फिर ऐसे स्कोर का? तो पढ़ रहे हो तो लगा दो ना पूरी जी जान। तो 30 पर सब्जेक्ट है तो क्या जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस थे क्या वो 10 के 10 सॉल्व करने थे क्या? 30 पर सब्जेक्ट बोल रहा है। बहाने देखो इनके बस। असाइनमेंट है तो उसमें भी रोने लगते हो, इसका करना है उसका करना है। एग्जाम में स्कोर वो लेंदी ये लेंदी, इसमें ये उसमें वो। रीजन रेडी रहते हैं, ये नहीं कि हमारी पढ़ाई कम पड़ रही है वहां पे, ये कभी नहीं बोलेंगे। रीजन दूसरे के ऊपर थमाएंगे एकदम, है कि नहीं? सही कह रहा हूं ना? बोलो। हाँ तुमने बोला रिवीजन नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगले में तो कंप्लीट रहेगी ना पार्ट। यस सर। हाँ ठीक है। तो ये हो गया इसका नोट में पहला पॉइंट। अगर हमें ये तो पता था कि ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, जिस प्लेन में ए एंड बी कंटेन हो रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। और अगर हमें ऐसा ही वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है, तो ऐसे दो वेक्टर्स रहेंगे, और जो कि अभी जो मैंने बताया उससे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था, अभी हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स अगर हमें गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन अगर मान लो हमें इनके वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, तुम लोगों का केवीपीवाई कब है, 7 नवंबर ना? यस सर। ध्यान रखो, लगा दो जी जान उसमें, ठीक है। तो इनके पोजीशन वेक्टर्स है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो अब इसका हमें एरिया चाहिए। तो एरिया चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए कि इसके एडजेसेंट साइड्स के अलोंग दो वेक्टर्स हमें पता होने चाहिए। तो ये बताओ बीसी के अलोंग वेक्टर क्या आएगा? सी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर। वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एंड बीए के अलोंग वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर माइनस बी। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहां से जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या रहेगा, वो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या मिलेगा हमें, हाफ ये ए माइनस बी वेक्टर का क्रॉस पहले किसके साथ आएगा, सी के साथ। देन माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का क्रॉस किसके साथ आएगा, बी के साथ। अब इस सी को अंदर ये कर लो, इधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, तो यह आ जाएगा ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी एंड ये प्लस बी क्रॉस बी। तो बी क्रॉस बी कितना होगा, बी क्रॉस बी
बोलो डी क्रॉस बी 0, क्योंकि दोनों सेम ही वेक्टर है ना, तो उनके बीच का एंगल 0 आ जाएगा, तो बी क्रॉस बी 0, तो हमें क्या मिलेगा, हाफ। अब इसको हम ए क्रॉस सी को माइनस टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ये माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी एंड माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड ले रहे तो एक तरीके से मॉड है ये, तो इसको हम ए क्रॉस बी प्लस मॉड वाली प्रॉपर्टी से बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये। अगर मान लो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो इसके थ्रू हमें उसका क्या मिल जाएगा, एरिया। ये इससे रिलेटेड सारे थ्योरी पॉइंट्स हो गए, इसमें किसी को कोई डाउट? तो ये सारे याद रखने हैं, अब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस हम देखेंगे। सर रुको। हाँ हाँ, नहीं करना मुझे। हो गया? Yes, sir. तो लिखो, क्वेश्चन लिखो और जल्दी जल्दी इनके आंसर्स बताओ। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9, find the vector of magnitude 9 which is perpendicular to both the vectors, which is perpendicular to both the vectors, which is perpendicular to both the vectors, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है और जिसका मैग्नीट्यूड 9 है वो वेक्टर बताओ जल्दी।
दो वेक्टर्स आएंगे दर्शना। क्या क्या आ रहे बताओ जल्दी। अरे गलत है अथर। हाँ सही है सार्थक। पार्थ गलत है, समृद्धि सही है। तो गड़बड़ कर दी है साइन में। चेतना गलत। हाँ सही है, सही है। यहाँ पे देखो चलो, तो हमें ए एंड बी के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत तो हमें पड़ने वाली है। तो ए क्रॉस बी आई जे के, डिटर्मिनेंट है ये आई जे के जिसमें पहली रो है, फिर 4 -1 3 -2 1 -2। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप का जो कोएफिशिएंट आएगा, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करो रो 1 के अलाउंग, तो आई कैप इंटू -1 इंटू -2 -1 इंटू 3, मतलब 2 -3 माइनस। ठीक है, जे का कोएफिशिएंट माइनस टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस है 4 इंटू -2। डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर रहे हैं इस बार, तो ये 4 इंटू -2 -8 और ये +6। ठीक है, और जो के कैप का कोएफिशिएंट आएगा वो रहेगा 4 इंटू 1 -2 इंटू -1 2a होता है तो माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप, यहाँ पे +2 जे कैप +2 के कैप। लेकिन ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है। अब हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 9 है। तो जिसका मैग्नीट्यूड 9 है तो वो वेक्टर क्या होगा, +-9 इंटू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये वो वेक्टर रहेगा, मान लो सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो वो कितना आ जाएगा, +-3। और क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 3 है, 3 है ना, हाँ। तो ये 9 डिवाइडेड बाय 3 एंड ए क्रॉस बी, तो यहाँ से ये आ जाएगा क्लियर। ये क्या नयन, क्या दो, एक नयन चला रहा है क्या सर? अच्छा, दोनों मिलके एक ही में अटेंड कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से लिखो अभी है। If A cross B is equal to B cross C, then prove that A vector plus C vector is equal to M into B vector. A vector plus C vector is equal to M into B, A vector plus C vector is equal to M into B vector, और यहाँ पे M क्या है, स्केलर है। तो बताओ, इसमें ऑब्जर्वेशन ही है मेन, ऑब्जर्व करो, उससे तुम्हें दिख जाएगा। कंसेप्ट अच्छा है इसके पीछे का, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
वेक्टर वगैरह एज्यूम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। किसी को दिख रही है क्या चीजें? Done, sir. Yes, sir. क्या किया बताओ साइमा? B क्रॉस C को इस साइड लाया इस साइड लेके आ और गए, बहुत बढ़िया। तो ये A क्रॉस B यानी ये माइनस B क्रॉस C, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो B पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो B को भी C के पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में हमें लाना पड़ेगा, तो इनकी ऑर्डर चेंज करनी पड़ेगी। तो ये A क्रॉस B प्लस C क्रॉस B हो जाएगा अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा सोचेंगे तो A वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी ये देख लो, इन दोनों का क्रॉस 0 आने का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में कोलिनियर है कि नहीं। ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी वहां पे, ध्यान रखना। यहाँ पे दोनों तरफ B का क्रॉस है, एक वेक्टर A के साथ और एक C के साथ, तो एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो वहां से हम B वेक्टर को बाहर ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हेल्प से। तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये A वेक्टर प्लस C वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर। देख लो यहाँ पे भी A वेक्टर प्लस C वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ से भी तुम हिंट ले सकते थे कि A प्लस C बनना है और फिर एक B वेक्टर, तो ये कोलिनियर आ जाएंगे। एंड अगर ये कोलिनियर है तो हम एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, हेंस प्रूव। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है ये? कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। अब इसी कंसेप्ट को देखो कितना अच्छे से यूज किया गया है अगले क्वेश्चन में वेक्टर निकालने के लिए। ये लिख लिया क्या? yes sir. तो देखो इसमें इफ ए वेक्टर है 2i कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। Then determine the vector r. Then determine the vector r. Determine the vector r satisfying the relation. Satisfying the relation r cross b is equal to c cross b and r dot a is equal to 0. r dot a is equal to 0. तो इन दो रिलेशंस को सेटिस्फाई करता हुआ r वेक्टर हमें चाहिए। एक तरीका है, इसमें हम r वेक्टर को एज्यूम कर लेंगे x y z, मतलब x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत ये हो जाएगी, वैसे उससे आ जाएगा, आ तो जाएगा उससे भी, लेकिन एक और आसान तरीका है, इसको देखो, यही से हिंट मिल जाएगी। एक तरीका r वेक्टर को एज्यूम कर लेना x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है, इक्वेशंस बनेंगे x y z में, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेंथी हो जाएगा लेकिन।
कोई दूसरी मेथड सोच पा रहा है क्या? यस सर। बोलो क्या करना पड़ेगा सार्थक? तो पिछले क्वेश्चन में क्या था वैसे करेंगे और बाद में कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे। मतलब उसमें कौन से दो वेक्टर्स कोलिनियर मिलेंगे? r प्लस सी और b आर वेक्टर माइनस आर सी माइनस वेक्टर। सी, आर माइनस सी होगा। ठीक है, ध्यान से थोड़ा। तो जल्दी से वेक्टर बताओ। हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। आज कितने लोगों का हो गया है? एक, बस। बाकी लोग क्या एज्यूम करके कर रहे हैं क्या? दो। आज गोटियां लेके आता हूँ सेंटर पे, मैं खेलते हैं फिर कंचे अपन लोग, है ना पार्थ? सार्थक, क्या ही करना है पढ़ाई करके, क्योंकि स्पीड तो है नहीं हमारे पास, तो एग्जाम में क्या ही कर पाओगे। तो उससे बढ़िया गोटियां खेलते हैं। है कि नहीं अथर? आती है कि नहीं खेलने? अथर, अगर कंचे खेलने आते हैं क्या? कंचे, मार्बल्स नहीं आते क्या? ये फिर तू क्या कर क्या रहा है तू फिर? अब कितने लोगों का हो गया? ये तो ही है। वरना वो पेजेस वाला क्रिकेट खेलते हैं, क्या ही करना है बैठे बैठे। खेलते हैं, पेज निकालो, यूनिट प्लेस पे 6 आए तो छक्का, 5 आए तो 5 रन, 4 आए तो 4 रन। है कि नहीं? दूसरे क्या करना है, उस बुक का क्या करेंगे? ऐसे ही खेलते, क्रिकेट खेलने के काम में लेते हैं उसको। ठीक है, खेला तो होगा ना ये गेम? टेक्स्ट बुक को क्रिकेट का ये बना दिया अपन ने, पलट रहे हैं, स्कोर बन रहे हैं, धन 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 धन। क्या ये कुछ नहीं किया है तुम लोगों ने रे। ये कोरोना की वजह से सब भूल चुके हो कि तुम क्या हो, है तुम क्या थे और क्या हो गए हो। ये हमें दिख रहा है लेकिन तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है वो। देखो यहाँ पे दूसरी जो मेथड थी उसमें भी हमें दिख रहा है कि दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बी है, आर एन सी के, तो उसको इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि आर माइनस सी इज कोलिनियर विद बी। तो आर माइनस सी को कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस सी वेक्टर। तो देख लो हमें आर वेक्टर मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें आर डॉट ए कितना दिया हुआ है? 0। तो इनका डॉट ले लेंगे आर के साथ। तो आर डॉट ए ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट ए एंड ये आ जाएगा सी डॉट ए। ये किसके लिए हमें हेल्प करेगा? लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। आर डॉट ए तो 0 है। अब बी डॉट ए वहां से कितना आएगा? 2 + 1 3, तो लैम्डा इंटू 3 एंड ये सी डॉट ए कितना आ रहा है? 4 3 7, तो 14 आ रहा है ना? 15 आ रहा है क्या? अच्छा सी डॉट ए है, सी डॉट ए, अच्छा सी डॉट ए। तो 8 + 7 15, बिल्कुल सही। तो 15 आ रहा है। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू -5।
तो इतना इजीली हमें आर वेक्टर मिल जाता है, ये -5 इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो पुट कर दो यहाँ पे, ये -5b मतलब -5i कैप -5j कैप -5k कैप और सी वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। तो यहाँ से जो आएगा ये -i कैप फिर -2j कैप प्लस 2k कैप, ये वो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, देखो इतना तो काम जल्दी करो। कंसेप्ट क्लियर है? वेक्टर Yes, यहाँ पे sir. एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत लेंदी तरीका है, आंसर उससे भी आएगा लेकिन वो लेंदी तरीका है, वो इससे बहुत इजीली हमें रिजल्ट मिल जाता है। थोड़ी सी बस आंखें खुली रखनी होगी हमें, जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पे तो खुली आंखों से सोने वाले लोग हैं तुम्हारे बैच में, तो है कि नहीं? आंखें खुली रख के बस बैठे रहते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, सो ही तो रहे एक तरीके से, कुछ नहीं कर रहे तो। सही कह रहा हूँ ना अनिकेत? नहीं सर। तू ही सोता है खुली आंखों से। तेरी एज 18 नहीं थी ना, इसकी वजह से तूने इंजेक्शन ले लिया, तो उसके साइड इफेक्ट सही है यही है ना? फर्जी काम करता है तू, इलीगल सारे। ले लिया, कोविशील्ड का असर है या तेरे पे? अच्छा, आज नासिक बंद नहीं है क्या? पता नहीं यार, क्या क्या बंद होता रहता है, कब कब पता ही नहीं चल पाता है, कुछ भी हो रहा है। अब तो पता नहीं एक बिजली संकट आने वाला है, कोयला खत्म हो गया है इंडिया। देखते क्या होता है, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है ऐसा कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो, तो क्या ही होगा। कहाँ लखीमपुर में क्या हुआ है किसको पता नहीं, सच्चाई क्या है उसके पीछे की, और उसका बंद महाराष्ट्र में चल रहा है। ये होता है इंडिया में, जो मेन प्रॉब्लम सामने आने वाली उसके बारे में तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सब आर्यन खान और लखीमपुर, ये दो ही चीजें चल रही न्यूज पे अभी। क्या क्या? तो कौन सी दो न्यूज चल रही है? अरे आर्यन खान पकड़ लिया ना उसको एनसीबी ने, पता तो होगा तुम लोगों को। हाँ सर पता है। बस Yes. वही तो। और फिर उसके बाद लखीमपुर में वो फार्मर्स का प्रोटेस्ट और क्या हुआ, भगवान जाने किसने क्या किया, पता भी नहीं चल पाता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। चार न्यूज चैनल कुछ और दिखाते हैं, तीसरा कुछ और ही दिखा रहा है, पांचवा अपना चल रहा है अपने इसमें। उससे बढ़िया तो न्यूज चैनल देखो ही मत, पागल करने के धंधे हैं उनके ये। और कोरोना में कुछ काम नहीं था, हमें भी घर पे तो न्यूज चैनल देखते रहते थे, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था सही में दिमाग खराब हो गया था उस टाइम पे, उसके बाद से बंद ही कर दिया वो टीवी, मतलब न्यूज चैनल देखना खास करके। उनमें से कितने लोग देखते हैं? हाँ चलो सही है, ये न्यूज चैनल देखते हैं ये भाई। चैन से सोना है तो जाग जाइए, ये न्यूज चैनल देखने वाले बच्चे हैं कि नहीं? चैन से सोना है तो जाग जाओ। वही फेवरेट है ना सार्थक तेरा, वही एंकर। बेवकूफ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a वेक्टर का स्क्वायर। a वेक्टर का स्क्वायर मतलब एक तरीके से क्या है, ये a डॉट a का स्क्वायर। ठीक है, उस टाइम पे मैंने लिखवा दिया था इसका रिफ्रेश, इसको क्या बोलते हैं हम, a डॉट a, या मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो अब ऐसे केस में वेक्टर ए को हमें एज्यूम करना पड़ेगा शो करने के लिए, तो कर लो ए वेक्टर को a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। देखो जल्दी से प्रूव कर दो इसको, और ये रिजल्ट के तौर पे याद भी रख सकते हो। एंड इसी से दूसरी जो चीज है कि a क्रॉस b का जो स्क्वायर है, a क्रॉस b का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। ये भी शो करो, या तो पहले ये करो एंड फिर उससे ये करो, क्योंकि इसी से अगर इसकी हेल्प से हम इसको करने जाएंगे तो बहुत इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। पहले ये शो करो, चलो इसका नाम है, इसका नाम क्या है पता नहीं, इसका नाम है यार, इसका याद नहीं आ रहा अभी, तो चलो लिख लो, कल बताता हूँ इसका नाम क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है, a क्रॉस b एंड a डॉट b में रिलेशन लाने के लिए इसकी हेल्प ली जाती है। पहले इसको करो, इसको प्रूव करो पहले, इसको रिजल्ट के तौर पे याद रखना। अगर इसको तुम याद रखोगे तो ये तो इसकी हेल्प से बहुत इजीली आ जाएगा। ऊपर वाला हो गया, चलो ठीक है, ऊपर वाला हो गया तो अच्छी बात, नीचे वाला पहले करना था। ठीक है, इसको करो फिर बाद में। ये पहले सेकंड वाला देख लो, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे a क्रॉस b का स्क्वायर है,
इसका मतलब एलएचएस में एक तरीके से क्या है, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी है, बोलो है कि नहीं। यहाँ पे वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब ये क्या है, ए क्रॉस ए डॉट ए, वैसे ही वहां पे ए क्रॉस बी का स्क्वायर है मतलब ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। एक अब ये देखो ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वाले बेसिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप डॉट डॉट, इसका डॉट आएगा किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा टू एन कैप। तो ये एन कैप डॉट एन कैप 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एंड बाद में ये एन कैप डॉट एन कैप, ये तो 1 बन जाएगा। अब उसके बाद इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वहां से ये चीज प्रूव हो जाएगी, ये देखो अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का स्क्वायर, तो प्रूव हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट, जो सेकंड वाला पहले किया है उसमें बोलो। ध्यान रखना इसका स्क्वायर बोला गया है, इसका मतलब वो क्या है, एक तरीके से दिस डॉट वही सेम वेक्टर। तो उसी की हेल्प से अगर हम इसको लिखने जाएंगे, उसी की हेल्प से अगर इसको लिखने जाएंगे ऊपर वाले को, तो उसके लिए मान लो कि ये ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये है। तो ये जो पहली वाली चीज आएगी a वेक्टर क्रॉस i कैप का स्क्वायर, तो इसको हम इस प्रॉपर्टी से इस रिजल्ट से क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ i का स्क्वायर, वो 1 माइनस a डॉट i का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम ये लेने जाएंगे a क्रॉस j का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, क्योंकि अब a डॉट j का स्क्वायर आएगा तो a2 का स्क्वायर। एंड सिमिलरली a क्रॉस k का स्क्वायर जब लिखोगे तो इसकी हेल्प से k की b की जगह पे k आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ k तो 1, उसका स्क्वायर 1 माइनस a डॉट k आ जाएगा a3, तो a3 का स्क्वायर। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें जो चीज मिलेगी वो रहेगी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी यहाँ पे मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये एक तरीके से क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ही है। तो ये प्रूव हो जाएगा, क्लियर। कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें, ये वाली प्रॉपर्टी याद रखो बस तुम, उसकी हेल्प से ये बहुत इजीली आ जाएगा। इसको याद रखना, बॉक्स भी कर लेना इसको। तो पहला वाला क्लियर है, कैसे आता है उस प्रॉपर्टी से, Yes, sir. जल्दी जल्दी लिखो।
अब इसमें सेक्शन बी कंप्लीट करना तुम लोग, इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सेक्शन बी कंप्लीट कर लेना, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, एक दो एग्जांपल और लेने हैं, लेकिन होमवर्क पहले ही बता दिया। क्या? सेक्शन बी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कंप्लीट होना चाहिए सभी लोगों का। कल लेक्चर है, 6 लेक्चर लगेंगे अब इस वीक से अपने, ध्यान रखो। मेरे को सिलेबस नवंबर एंड तक खत्म करना है, तो वीक में 6 लेक्चर लगेंगे, ताकि नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रिवीजन के लिए हमें लगभग 2 से 3 महीने मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए एग्जाम जो आएगी फेब एंड में आने वाली है, देखा जाए तो हमारे पास दिसंबर रहेगा, जैन रहेगा, फेब रहेगा, तो 3 महीने अच्छे से रिवीजन की जा सकती है। फिर तो नवंबर एंड तक सिलेबस एंड करने की कोशिश है मेरी। ऑफलाइन का कोई अपडेट अभी नहीं है बेटा, अभी तो दूसरे ही चाहिए चल रही है चीजें, बंद बंद चल रहा है, तो ऑफलाइन का क्या ही है। वैसे आ सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए, तो सेंटर पे आ ही सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए सेंटर पे आ ही सकते हो। और सर क्लास में सिर्फ 12th का ही होगा ना, मतलब रिवीजन में तो पूरी होगी ना भाई गधे। क्या तुम्हारे मेंस में क्या सिर्फ 12th का आने वाला है क्या? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose 3 vertices are area of triangle whose 3 vertices are 1 2 1, दूसरा वर्टेक्स है 2 0 -1, 1 1 3। और जो सेंटर पे आ रहे हैं उनकी तो मैं नवंबर एंड तक 12 की तो कंप्लीट करवा लूंगा रिवीजन, नवंबर एंड तक ही 12 की अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। फिर उसके बाद 11th का करना है, और दोनों प्रिपरेशन एक साथ ही करनी है, मेंस एडवांस, क्योंकि इस बार एडवांस में ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है हमें। सब नॉर्मल रहा तब की बात कर रहा हूँ, ये आइडियल कंडीशन चल रही सारी, ठीक है। केमिस्ट्री में सारी कंडीशंस को तुम आइडियल लेके चलते ना, वैसे ही आइडियल कंडीशंस के ये बता रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे होगा सब कुछ। क्या पता तीसरी लहर आ जाए बीच में ही, तो तुम्हारा भी कब तक खींच जाए, अक्टूबर तक खींच जाए, हो सकता है। और अगर मेरे को जो सेंटर पे बैठे हुए रोता हुआ कोई दिखा कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो ध्यान रखना बेटा। कुछ दिया जा रहा है तो उसको कंप्लीट ही करना है, और जितने टाइम में बोला जा रहा है उतने ही टाइम में। रोने वाले अच्छे रैंकर्स कभी नहीं बन पाते, रोने वाले डरने वाले। एक चीज ध्यान रखना, तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी मेहनत कर लो, और लास्ट मोमेंट पे जाके अगर तुम डरते होंगे ना वहां पे एग्जाम में, बिल्कुल फायदा नहीं है। तो जो तुम डिजर्व करते हो कभी नहीं मिल पाएगा। और जो रोते हैं उनको भी पता है मेहनत तो करनी है, रोना क्यों है इसमें कि ये वो फलाना इसका मिला उसका मिला, करना है तो करना है। जल्दी से एरिया बताओ। है गलत है अमोक। करना है तो करना है, सही से करना है, ये नहीं कि गलत आंसर दे रहे हो आप, जल्दी फिर से सॉल्व करो।
अरे इतना कौन सा खतरनाक कैलकुलेशन दे दिया है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। गलत है प्रीति। हाँ ये सही है सार्थक। थ्री बाई टू। √41/2 कितने लोगों का आ रहा है? अरे रूही पता नहीं √49 लेके चली गई, पता नहीं क्या ऐसा कैलकुलेशन करते हो तुम लोग। √41/2 इसका आंसर है। 3 वर्टाइसेस पता है ट्रायंगल के, तो 2 एडजेसेंट वर्टेक्स हम निकाल ही सकते हैं। जैसे ये 1 2 1, B 2 0 -1 एंड C 1 1 3, तो B ये वेक्टर नहीं निकल पाएगा क्या? आ जाएगा बहुत इजीली। 1 -2 तो -i कैप +2j कैप +2k कैप, ये BA वेक्टर और BC वेक्टर, तो ये आ जाएगा -i कैप +j कैप +4k कैप। ठीक है, ये BA ये BC वेक्टर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। अब पहले BA क्रॉस BC हमें निकालना पड़ेगा, तो BA क्रॉस BC निकालने के लिए हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का ये डिटरमिनेंट वाला रिजल्ट है I J K। पहले BA में I J K के कोएफिशिएंट -1 2 2 -1 1 4, तो जब इसको एक्सपांड कर देंगे तो I कैप का जो कोएफिशिएंट आएगा 8 -2 माइनस टाइम्स ऑफ J कैप का जो कोएफिशिएंट आएगा वो -4 +2 एंड K का जो आएगा वो है -1 +2 K कैप। ठीक है, तो ये आने वाला है यहाँ पे 6i कैप, ये आने वाला है +2j कैप एंड ये आने वाला है यहाँ पे K कैप। ठीक है, तो ये हो गया B क्रॉस C, तो इसका मैग्नीट्यूड √41 √41 इसका मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन सही से करना, गलत नहीं हो। तो √41/2 इसका एरिया है। किसी को कोई डाउट इसमें? तो सेक्शन भी सभी लोग सॉल्व करना, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन से क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसको मैं डिस्कशन के थ्रू ही बता दूंगा। तो सभी लोगों का सेक्शन भी कल कंप्लीट होना चाहिए, और इस टॉपिक को लाइटली मत लेना, आसान है ये एंड स्कोरिंग भी है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करके रखना इसे। तो सेक्शन भी सभी लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, एक आध दो क्वेश्चन चाहे तो ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट चलेगा अब नेक्स्ट लेक्चर से। इस वीक में मेरी कोशिश रहेगी वेक्टर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा ही बचा है, एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बचा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर 4 प्रोडक्ट का वेक्टर एंड देन लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर, तो ये 2-3 चीजें बची है एंड देन उसके बाद हम पहुंच जाएंगे 3D के ऊपर, जिसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सेक्शन भी कंप्लीट करके रखना, इसको कल डिस्कस करूंगा मैं।